हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ जो कि निकला है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं कौन से पोस्ट के लिए ये नया अपडेट्स दिया गया है, और साथ साथ ये भी देख लेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए, कब तक आप ये एप्लीकेशंस भर सकते हैं, और साथ ही साथ जितना भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब कुछ कवर कर लेंगे इस वीडियो पे। तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपका इन्विटेशंस ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या बताया गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI-MER चंडीगढ़ इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम the citizens of India who fulfill the prescribed eligibility conditions for selection to various 206 posts of Group A, B and C for PGI-MER Chandigarh as mentioned in section 2 of this notice on direct recruitment basis। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में PGI-MER भी बोलते हैं, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, ये आप सभी इंडियन सिटीजन्स को इनवाइट कर रहा है। जो एलिजिबल होंगे उन सभी को इनवाइट कर रहा है कि अपना आवेदन भेजिए, ताकि हम जो वैकेंसीज निकाले 206 पोस्ट का, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी जो आपका पोस्ट के लिए, इन सभी पोस्ट को हम भर सके, मतलब फिलअप कर सके, ठीक है। और जितना भी आपका वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू ही लिया जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना एप्लीकेशंस भेजिए। जो आपका मेंशंस डेट दिया गया है, मतलब जिस डेट से लेके जिस डेट तक आपका एप्लीकेशंस जाने का डेट दिया गया है, उसी डेट के अंदर आप अपना एप्लीकेशंस भेज दीजिए, ताकि जितना आपका हो सके मतलब एप्लीकेशंस ना रिजेक्ट हो। और आपका जो सर्वर डिले के कारण जो रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाते, वो भी ना हो, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के बारे में बताया गया है, तो देख लेते हैं। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑन PGI-MER वेबसाइट www.pgimer.edu.in रिक्रूटमेंट लिंक एट होम पेज। तो यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का स्टार्टिंग डेट उसके बारे में बताया गया है, जिस डेट से आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो ऑनलाइन फिलअप करने का जो लिंक है वो आपका जो PGI-MER का जो वेबसाइट है www.pgimer.edu.in, इस वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा वो लिंक, ठीक है। और जो आपका स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस करने का वो है 13 जून 2023, मतलब इस डेट से आप अपना एप्लीकेशंस कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस डेट तक आप अपना एप्लीकेशंस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब लास्ट डेट जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है और जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस है, जो लास्ट डेट रखा गया है उस डेट के बारे में बताया जा रहा है। तो डेट है आपका 13 जुलाई 2023। तो ध्यान में रखिएगा कि यही आपका लास्ट डेट है। तो इस डेट से पहले आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। और मेरा कहना तक वही है कि 4-5 दिन पहले ही आप अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दीजिएगा, सर्वर बिजी के कारण, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD कैंडिडेट्स, उनके लिए आपका जो पेमेंट है वो एग्जाम्प्टेड रखा गया है, मतलब उन लोगों को आपको कोई पेमेंट देना नहीं पड़ेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन कैंडिडेट्स को कोई फ़ी पेमेंट देना नहीं पड़ेगा। मगर यहाँ पर जो SC और ST कैटेगरी का जो कैंडिडेट्स होंगे उन कैंडिडेट्स को 800 प्लस आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर SC और ST कैंडिडेट्स के लिए कोई यहाँ पर जो आपका पेमेंट है उसके लिए कोई छूट नहीं दिया गया है। हाँ, थोड़ा सा कंसेशन थोड़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। और जो फॉर ऑल अदर्स, जो इंक्लूडिंग जनरल, OBC और EWS जो कैंडिडेट्स है, मतलब SC ST और PWBD कैंडिडेट्स छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आपका फुल जो आपका फ़ी है वो देना पड़ेगा, जो कि है आपका 1500 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया है।
तो द कैंडिडेट्स कैन डिपॉजिट द अबव एप्लीकेशंस फी थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट द एप्लीकेशंस पोर्टल यूजिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और जिनको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, उन सभी को यहाँ पर सूचित किया जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशंस फ़ी है वो आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही पेमेंट कीजिए। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप यूपीआई से आप पेमेंट मत कीजिए, शायद उनका कोई प्रॉब्लम रहेगा इसलिए यहाँ पर मना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से ही अपना पेमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट दिया गया है, तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 35 का पेज है आपका रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है, तो सभी बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। तो पीडीएफ जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज, पे स्केल एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया गया है, तो एक एक करके सब देख लेंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जिसमें आपका नेम ऑफ द पोस्ट, आपका पोस्ट कोड, उसके बाद आपका ग्रुप, उसके बाद नंबर ऑफ द पोस्ट ऑन रिजर्वेशंस। ठीक है, और नंबर ऑफ द पोस्ट इन मार्क फॉर द पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स आउट ऑफ द टोटल पोस्ट। ठीक है, इन सभी के बारे में देख लेते हैं एक एक करके। तो जो आपका फर्स्ट जो आपका पोस्ट है वो असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ऑफिसर। तो इसमें जो आपका पोस्ट कोड रखा गया है ABTO/011। ठीक है, और ये जो आपका पोस्ट है ये ग्रुप ए में आता है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपका 1 वैकेंसी, जो कि आपका यूआर से ही आता है। और यहाँ पर कोई आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं रखा गया है, सिर्फ आपका जो जनरल्स है उन्हीं के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो सेकेंड जो आपका पोस्ट रखा गया है वो है ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री, जिसका पोस्ट कोड है आपका TTBIOCH/162। और ये जो आपका पोस्ट है ये ग्रुप बी में आता है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है 2, जिसमें से यूआर का 1 है और एससी का 1 है। इसमें आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए आपका 1 वैकेंसी है आउट ऑफ जितनी वैकेंसी, मतलब टोटल जो 2 वैकेंसी है इसमें से 1 वैकेंसी है आपका पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कुछ उसका जो क्राइटेरिया रखा गया है इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ही है। इसका जो एब्रीविएशंस है ये बाद में दिया गया है, वो देख लीजिएगा पीडीएफ से। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो थर्ड जो आपका पोस्ट है वो है आपका ट्यूटर टेक्नीशियन स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी जो पोस्ट है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड आपका है वो है TSA/037। और ये जो आपका पोस्ट है ये आपका ग्रुप बी में आता है। इसमें टोटल वैकेंसी है आपका 2, जिसमें से यूआर का 1 और एसटी का 1। ठीक है, जिसमें कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 4 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। इसका जो पोस्ट कोड है आपका TTRADIO/163। ये आपका ग्रुप बी में आता है। इसमें भी आपका टोटल जो वैकेंसी है वो 2 रखा गया है, जिसमें से यूआर का 1 और एससी का 1। और चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो 5th नंबर का जो पोस्ट रखा गया है वो है ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी। और इसका पोस्ट कोड है आपका TTRT/164। ये भी आपका ग्रुप बी में रखा गया है। और इसमें आपका टोटल जो वैकेंसी है वो है नंबर 1 और आपका जो एक ही वैकेंसी है और वो आता है आपका यूआर से। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 6 नंबर में जो पोस्ट है आपका ट्यूटर टेक्नीशियन साइटोलॉजी। तो ये आपको जो पोस्ट कोड रखा गया है वो TTCYTO/165। और ये भी आपका ग्रुप बी में आता है। इसमें आपका बस एक ही वैकेंसी है जो कि आपका ओबीसी किया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो 7 नंबर जो पोस्ट है आपका वो है आपका ट्यूटर टेक्नीशियन हेमाटोलॉजी। ये आपका पोस्ट कोड आता है आपका TTHEMA/166। और ये आपका ग्रुप बी में आता है। और इसमें भी आपका 2 ही वैकेंसी रखा गया है, जिसमें से यूआर का 1 और ओबीसी का 1। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 8 नंबर जो पोस्ट है आपका ट्यूटर टेक्नीशियन नेफ्रोलॉजी। इसका जो पोस्ट कोड है आपका TTNEPH/167। ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है। और इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है और वो भी आपका EWS कैटेगरी का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 9th नंबर जो पोस्ट है आपका ट्यूटर टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी। इसका जो पोस्ट कोड है आपका TTHISTO/168। ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है।
और इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो कि यूआर से है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो 10 नंबर पोस्ट रखा गया है वो है ट्यूटर टेक्नीशियन इम्यूनोपैथोलॉजी, और इसका जो आपका पोस्ट कोड है आपका TT1/039, और ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है 1, और जो कि ओबीसी का है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 11th नंबर में जो आपका पोस्ट रखा गया है ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, इसका जो पोस्ट कोड है आपका TTMM/038, ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी रखा गया है, और जो कि है आपका ओबीसी से। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो पोस्ट है आपका 12 नंबर जो कि ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, इसका जो पोस्ट कोड रखा गया है वो है आपका TTMP169, ये भी आपका ग्रुप बी में आता है, और इसमें जो आपका टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है 1, जो कि यूआर के लिए है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका 13 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है आपका रिसर्च एसोसिएट, तो इसका जो पोस्ट कोड है आपका RA/107, और ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसके लिए आपका टोटल जो वैकेंसी रखा गया है वो है 1, और वो भी आपका यूआर के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो 14 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है आपका स्टोर कीपर, जिसका पोस्ट कोड रखा गया है आपका SK/049, और ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है वो है 3, जिसमें से आपका यूआर का है 1 और एसटी का है 2। ठीक है, और यहाँ पर PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी एक वैकेंसी रखा गया है आउट ऑफ ये जो 3 वैकेंसी है इसमें से। ठीक है, वो यूआर से भी हो सकता है और एसटी से भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 15 नंबर जो वैकेंसी है आपका जूनियर टेक्नीशियन लैब का है, और जिसका पोस्ट कोड है आपका JTL/017, और इसका जो पोस्ट कोड है आपका ये आपका ग्रुप बी का आपका लेवल का है, और इसका जो वैकेंसी है टोटल वो है 31, जिसमें से यूआर का है 8, एससी का है 3, एसटी का है 10, ओबीसी का है 7, और ईडब्ल्यूएस का है 3। यहाँ पर जो हैश करके जो आपका मार्किंग किया गया है इसके बारे में नीचे दिया गया है, इसका जो मीनिंग है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा बाद में, और मैं भी बता दूंगा इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और इसमें से आपका एक वैकेंसी है आपका PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 16 नंबर का जो वैकेंसी है वो है टेक्नीशियन ओटी, जिसका पोस्ट कोड है आपका OTA/134, और ये भी आपका ग्रुप बी में ही आता है, और इसका जो टोटल वैकेंसी है 25, जिसमें से यूआर का 10, एससी का 1, एसटी का है 5, और ओबीसी का है 8, और ईडब्ल्यूएस का है 1। ठीक है, और इसमें से आपका एक जो वैकेंसी है वो है आपका PWBD कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो 17 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है आपका रिसेप्शनिस्ट, और जिसका पोस्ट कोड है आपका RECEP/093, ये आपका ग्रुप सी में आता है, और इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 6, जिसमें से आपका यूआर का है 4, और एसटी का है 1, और ओबीसी का है 1। ठीक है, और उसके बाद आपका जो 18 नंबर जो वैकेंसी है वो है आपका बॉयलरमैन, ये आपका बॉयलरमैन ग्रेड 2, और ये आपका जो पोस्ट कोड है आपका BM/034, और ये भी आपका ग्रुप सी में ही आता है, और इसका जो टोटल वैकेंसी रखा गया है 2, जिसमें से आपका यूआर का 1 और एससी का 1। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 19 नंबर का जो वैकेंसी है वो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 पब्लिक हेल्थ, और इसका जो पोस्ट कोड है आपका TECH ब्रैकेट में PH और /068, और ये जो आपका पोस्ट है ये ग्रुप सी में ही आता है, और इसका जो टोटल वैकेंसी है 20, जिसमें से यूआर का है 5, एससी का है आपका 3, और एसटी का है 2, और ओबीसी का है 9, और ईडब्ल्यूएस का है 1, जिसमें से आपका 1 वैकेंसी जो है आपका PWBD कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 20 नंबर का जो आपका पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 4 RAC, और इसका जो पोस्ट कोड है आपका TECH ACR/070, और इसका जो पोस्ट कोड है इसका जो ग्रुप है वो है सी, मतलब ग्रुप सी का पोस्ट है, और इसका जो टोटल वैकेंसी है 20, जिसमें से यूआर का है 9, एससी का है 4, एसटी का है 2, और ओबीसी का है 4, और ईडब्ल्यूएस का है 1, और जिसमें से आपका 1 वैकेंसी है आपका फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए, मतलब PWBD कैंडिडेट्स के लिए।
ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 21 नंबर जो पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 मैकेनिकल, ये आपका पोस्ट कोड है आपका TGMECH/046 और इसका जो ग्रुप है आपका C और इसमें टोटल जो वैकेंसी है आपका 10, जिसमें से UR का है 6, SC का है 1, ST का है 1 और OBC का है 2। ठीक है। उसके बाद जो आपका 22 नंबर जो वैकेंसी है वो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क का, जिसका पोस्ट कोड रखा गया है आपका LDC/040 और ये भी आपका ग्रुप C में ही आता है। इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 12, जिसमें से UR का है 5, SC का है 1, ST का है 1, OBC का है 4 और EWS का है 1, जिसमें से PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी 1 रखा गया है। ठीक है। और जो 23 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है आपका CSR असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसका पोस्ट कोड है आपका CSRA/062 और ये भी आपका ग्रुप C में ही आता है। इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 6, जिसमें से UR का है 2, SC का है 1, ST का है 1 और OBC का है 1 और EWS का भी 1 है और जिसमें से आपका PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी 1 रखा गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 24 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ग्रेड 4 मेन फोल्ड रूम और प्लांट। तो इसका जो पोस्ट कोड है आपका TECH/MF/094 और ये भी आपका ग्रुप C में ही आता है और इसका जो टोटल वैकेंसी है 6, जिसमें से आपका UR का है 4, ST का है आपका 1 और OBC का है 1। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 25 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है मसालची या फिर बैरियर ग्रेड 2, जिसमें आपका पोस्ट कोड रखा गया है MB 153 और ये भी आपका ग्रुप C में आता है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपका 31, जिसमें से UR का है 12, SC का है 1, ST का है 3, OBC का है 12 और EWS का है 3, जिसमें से आपका 2 जो वैकेंसी है वो है आपका PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर 26 नंबर जो आपका पोस्ट है वो है ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 3, जिसका पोस्ट कोड रखा गया है OA/122, ये भी आपका ग्रुप C में ही आता है और इसका जो पोस्ट मतलब वैकेंसी है वो है आपका 7, जिसमें से UR का है 2, ST का है 1, OBC का है 3 और EWS का है 1। और लास्ट जो वैकेंसी है 27 नंबर वो है सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2 का, जिसका पोस्ट कोड है आपका SG/055 और इसका जो पोस्ट कोड रखा गया है वो है इसका जो आपका ग्रुप है वो है आपका C और इसका जो टोटल वैकेंसी है आपका 10, जिसमें से UR का है 5, ST का है 2 और OBC का है 3। तो टोटल जो वैकेंसी है आपका 206 वैकेंसी है। तो कुछ कम भी नहीं है वैकेंसी। तो जितना भी ये जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो अपना एप्लीकेशंस भेजिए, जो आपको सही लगे, जिस पोस्ट के लिए आप मतलब एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। ये मत समझिए कि थोड़ा थोड़ा पोस्ट है मतलब 1-2 पोस्ट है मेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर कम पोस्ट रहता है वहीं पर आपका होने का चांसेस मैक्सिमम रहता है। ठीक है। तो ये दिल छोटा मत कीजिए कि मेरे को नहीं होगा इसमें, बट आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है। तो अप्लाई कीजिएगा और हिम्मत बना के रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड पे स्केल के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ऑफिसर जो है इनका जो पे लेवल रखा गया है लेवल 10 और इनका जो फर्स्ट इनिशियल बेसिक होगा वो है 56,100, मतलब यही आपका मतलब इनिशियल बेसिक होगा जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेके 35 ईयर्स तक, ये UR कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर पे आपका ए मेडिकल क्वालिफिकेशंस इंक्लूडिंग इन शेड्यूल 1 और 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल अदर देन द लाइसेंसिड क्वालिफिकेशंस to the Indian Medical Council Act 1956 person processing qualifications including in part 2 or part 3 schedule should also fulfill the conditions specified in section 13 ब्रैकेट में 3 ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर मेडिकल के लिए कुछ यहाँ पर एक्ट के दौरान कुछ रखा गया है, वो जो मेडिकल कैंडिडेट्स हैं उनको पता रहेंगे। तो अगर आपके पास ये मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक का होना चाहिए। वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज मेडिकल ग्रेजुएट, मतलब आप ग्रेजुएट होने के बाद आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्लड बैंक में,
तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो कैंडिडेट है, मतलब द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ स्टेट मेडिकल काउंसिल, मतलब आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगे उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टेट काउंसिल में होना चाहिए, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए स्टेट काउंसिल से, ठीक है, तभी आप जो असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर है इस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री है, इन पोस्ट के लिए आपका जो लेवल रखा गया है लेवल 7, और इनका जो इनिशियल बेसिक होगा 44,900, और यहाँ पर आपका जो एज रखा गया है वो 18 से लेके 50 ईयर्स तक, मतलब बहुत ज़्यादा ही एज रखा गया है, मतलब जो बहुत सीनियर जो पर्सन रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबल है, मतलब वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल है। तो यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है एमएससी इन एमएलटी या तो फिर एमएससी डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। तो जिस कैंडिडेट के पास एमएससी डिग्री है एमएलटी का या फिर बायोकेमिस्ट्री का 55% मार्क्स लेके वो कैंडिडेट आपका ट्यूटर टेक्नीशियन बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी ट्यूटर टेक्नीशियन का पोस्ट है सभी के लिए सेम है, तो मैं सभी के लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एमएससी तो कंपलसरी है और 55% मार्क्स भी कंपलसरी है। बस पोस्ट के अकॉर्डिंग उनका जो क्वालिफिकेशंस है, मतलब जिस फील्ड से यहाँ पर क्वालिफिकेशंस होना चाहिए उस फील्ड का बस चेंजेस है, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको स्किप करके जा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं चला जा रहा हूँ यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट पे। तो ये जो आपका पोस्ट है ये आपका लेवल 6 का है, और यहाँ पर आपका जो इनिशियल बेसिक रहेगा 35,400, और जो रिसर्च एसोसिएट पोस्ट है इनके लिए जो आपका एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेके 35 ईयर्स तक। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है इस पोस्ट के लिए आपका एसेंशियल के साथ साथ यहाँ पर डिज़रेबल भी आपका क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल में आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइंस, और बीएससी बायोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टीम सेल, लाइफ साइंस, और आपका बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो इन तीनों साइट से किसी के पास भी अगर कोई क्वालिफिकेशन रहता है तो आप रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपका डिजरेबल जो आपका एक्सपीरियंस, मतलब डिजरेबल मतलब आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ फील्ड दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। तो अगर इस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है कुछ भी तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बट डिज़रेबल में ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपका होना चाहिए, ये आपसे डिज़ायर करते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स कम होता है तो आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होता है उस टाइम पे आपका डिज़रेबल जो क्वालिफिकेशन है ये ज़्यादा मायने रखता है। तो ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो 14 नंबर जो पोस्ट है वो है आपका स्टोर कीपर। इनका जो लेवल रखा गया है लेवल 6, और इनका जो इनिशियल बेसिक पे होगा वो है आपका 35,400, और यहाँ पर आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। और यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है आपका बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और स्टैटिस्टिक्स, एंड आपका एमबीए होना चाहिए या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से या फिर कॉमर्स से या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। मतलब यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री तो होना ही चाहिए, वो भी आपका मैथ, इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। साथ ही साथ आपका इन जो फील्ड है, मतलब आपका एमबीए हो गया या तो फिर मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया या फिर फाइनेंस हो गया, इन साइड से आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो होना चाहिए, और वो भी आपका 50% मार्क्स लेके, तभी आप स्टोर कीपर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 15 नंबर जो आपका पोस्ट था वो है जूनियर टेक्नीशियन लैब का। ये भी आपका लेवल 6 का ही पोस्ट है, और इसका भी आपका जो इनिशियल बेसिक होगा वो है 35,400। यहाँ पर भी आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेकर 30 ईयर्स तक। और यहाँ पर जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीएससी विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मतलब आपका अगर बीएससी है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से तो कोई बात नहीं, या तो फिर आपका बीएससी होना चाहिए किसी भी साइड से, वो बायोलॉजी हो या फिर प्योर साइंस से हो या आपका किसी भी साइड से हो, बट बीएससी होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का जो आपका पोस्ट है वो है 16 नंबर का टेक्नीशियन ओटी।
ये भी आपका लेवल 6 में ही रखा गया है और इसका जो इनिशियल बेसिक पे होगा 35,400 और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है आपका 18 से लेके 30 ईयर्स तक और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी और वो भी आपका ऑपरेशन थिएटर या फिर एनेस्थेसिया से होना चाहिए, ठीक है। तभी आप ऑपरेशन थिएटर का जो टेक्नीशियन पोस्ट है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 17 नंबर का जो पोस्ट है आपका रिसेप्शनिस्ट, ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है। मतलब यहाँ पर आपका जो इनिशियल बेसिक होगा 29,200 का और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है आपका 18 से लेके 30 ईयर्स तक और इसमें आपका एसेंशियल और डिज़रेबल दोनों आपका मांगा गया है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल में आपका डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशंस। तो यहाँ पर आपका डिग्री होना चाहिए, वो कौन से साइड से भी होगा, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी से होगा तो चलेगा। बट आपका पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, जर्नलिज्म में या फिर पब्लिक रिलेशंस में, ठीक है। तब आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो। साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। जो आपका क्वालिफिकेशंस है वो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका पोस्ट है वो है आपका 18 नंबर बॉयलरमैन ग्रेड 2 और जो बॉयलरमैन ग्रेड 2 है इस पोस्ट का जो आपका लेवल रखा गया है वो है लेवल 4 और इनका जो इनिशियल बेसिक होगा 25,500 और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेके 30 ईयर्स तक और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पेंसेटी फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर विथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मांगा गया है इसके बारे में मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं, तो अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका जो पोस्ट है आपका 19 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 4 पब्लिक हेल्थ और इस पोस्ट के लिए आपका जो इनिशियल जो आपका लेवल रखा गया है वो है लेवल 2 और आपका जो बेसिक होगा वो है 19,900 और इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम एज रखा गया है वो है 18 और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स तक, ठीक है। और इस पोस्ट के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है मैट्रिक या तो फिर 10th स्टैंडर्ड विद ITI सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड। मतलब आपका जो पब्लिक हेल्थ का जो ट्रेड होता है इस ट्रेड का एक ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम चीज़ आपका जो जितना भी ग्रेड 4 का जो टेक्नीशियन है ट्रेड उसके लिए सेम आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, रेस्पेक्टिव आपका जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 22 नंबर का जो आपका पोस्ट है वो है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, ये आपका लेवल 2 में ही आता है और इनका भी इनिशियल बेसिक होगा 19,900 और इसका भी एज लिमिट रखा गया है 18 से लेकर 30 ईयर्स तक और इस पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है 10th पास और साथ ही साथ आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 20 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो यहाँ पर आपका जो टाइपिंग का जो नॉलेज होना चाहिए उसमें या तो फिर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट या फिर जो हिंदी है हिंदी में आपको 20 वर्ड पर मिनट, इन दोनों में से किसी एक को आना चाहिए, तभी आप लोअर डिवीजन क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर 23 नंबर का जो आपका पोस्ट है वो है CSR असिस्टेंट ग्रेड 2। इस पोस्ट का आपका जो लेवल रखा गया है लेवल 2 और इनिशियल बेसिक पे होगा आपका 19,900 और जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से लेके 30 ईयर्स तक और इस पोस्ट के लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो है आपका मैट्रिक विथ साइंस एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपका 10th पास के साथ आपका जो 10th में साइंस भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट एक होना चाहिए किसी हॉस्पिटल से या फिर इंस्टीट्यूट से 1 ईयर का जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पोस्ट का, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक डिजरेबल जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो आप कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक वुड बी प्रेफर्ड फॉर द पोस्ट। वही सेम आपका डिजरेबल जो होता है वो आपको पोस्ट को मतलब मिलने के लिए थोड़ा हेल्प करता है, अगर किसी के पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बट आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए कंपलसरी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे आगे यहाँ पर जो 24 नंबर जो आपका पोस्ट है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 मेनफोल्ड और रूम और प्लांट। तो इस पोस्ट का जो आपका लेवल रखा गया है लेवल 2, और इसका भी आपका इनिशियल जो बेसिक है आपका 19,900। और इस पोस्ट का आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 से लेके 30 ईयर्स तक। और यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं वो है मैट्रिक या तो फिर 10th स्टैंडर्ड विद ITI सर्टिफिकेट इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, और मैट्रिक विद द ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और अथॉरिटी विथ 5 years एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव आपका ट्रेड विथ विच ITI सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 4 मैनफोल्ड रूम या तो फिर प्लांट का, इस पोस्ट के लिए आपका मैट्रिक पास होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट। किस पोस्ट में, मतलब किस ट्रेड में, आपका मैनफोल्ड रूम का या तो फिर प्लांट का। अगर ये आपका पास नहीं है तो आपके पास अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है इस ट्रेड के रिगार्डिंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो 25 नंबर जो आपका पोस्ट है वो आपका मसालची या तो फिर बैरियर ग्रेड 2। ये जो आपका पोस्ट है वो लेवल 1 का पोस्ट है, मतलब इनिशियल बेसिक पे होगा आपका 18,000। और इस पोस्ट के लिए आपका जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। एसेंशियल में आपका मांगा गया है मैट्रिकुलेशंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड, मतलब आपका 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका डिजर्वल में आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है मसालची या फिर बैरियर का। ठीक है, लार्ज कैटरिंग जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वहाँ से या फिर हॉस्पिटल से, हॉस्टल से। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका अगर एक्सपीरियंस है 1 ईयर का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट आपका एसेंशियल होना ही चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 26 नंबर जो आपका पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड 3। इस पोस्ट का भी आपका जो लेवल है वो है लेवल 1, और बेसिक पे आपका रहेगा इनिशियली 18,000। और जो आपका एज लिमिट है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। और यहाँ पर सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपका जो पोस्ट है आपका 27 नंबर सिक्योरिटी गार्ड ग्रेड 2। इस पोस्ट का भी आपका जो लेवल है लेवल 1, और इसका भी इनिशियल बेसिक पे आपका 18,000। और यहाँ पर आपका जो एज लिमिट रखा गया है 18 से लेके 30 ईयर्स तक। एसेंशियल में आपका मांग रहे हैं मैट्रिकुलेशंस फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिलैक्सेबल अप टू मिडिल स्टैंडर्ड पास in the case of ex servicemen who have the excellent record of the have passed second class examinations of this service। तो यहाँ पर मैट्रिकुलेशंस तो मांग रहे हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं, बट जो आपका एक्स सर्विसमैन है उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका 10th पास नहीं होने से भी चलेगा, बट वहाँ पर उसको सेकेंड क्लास का एक सर्टिफिकेट, एक्सलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए आपका कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि आपका हाइट हो गया 167 सेंटीमीटर और चेस्ट हो गया 80 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट द रेसिडेंट ऑफ द हिल एरिया हाइट में बी 160 सेंटीमीटर, मतलब जो हिल एरिया से आते हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट का छूट दिया गया है 162 सेंटीमीटर्स का। और यहाँ पर चेस्ट का भी यहाँ पर छूट दिया गया है 76 सेंटीमीटर का, बट आपका एक्सपेंशन में आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब आप एक्सपेंड कर सकते हैं 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वालिफाइंग इन द टेस्ट ऑफ द फिजिकल एफिशिएंसी, तो यहाँ पर कुछ आपका लॉन्ग जंप हाई जंप रखा गया है। ठीक है, तो ये आप अगर क्वालिफाई कर सकते हैं तो भी आप अप्लाई कीजिए सिक्योरिटी गार्ड में, नहीं तो मत कीजिए। बाकी जो पोस्ट आपका अगर एप्लीकेबल है तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड है तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है उसी के लिए आपका 100 मीटर का भी आपका रेस है, 792 मीटर्स का भी रेस है। बहुत सारा यहाँ पर क्राइटेरिया है आपका, वो देख लीजिएगा। ठीक है, ये अगर क्राइटेरिया आपसे मैच होता है तभी आप अप्लाई कीजिए सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर डिजर्वल भी यहाँ पर कुछ मांग रहे हैं, शार्प इन द आर्म फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री और या फिर पुलिस, इस टाइप का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कि कोई एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पर प्रेफरेबल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपका बेंचमार्क है उस बेंचमार्क यहाँ पर बताया गया है, उसी बेंचमार्क का अगर होने से अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट में जो PWBD कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है उसी पोस्ट का। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, जो ज़रूरत होगा आप देख सकते हैं PDF से। तो चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे यहाँ पर द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी विद द इफेक्ट ऑफ एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशंस हो गया, एज लिमिट हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, इफ़ एनी कुछ भी आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो आपका 13 जुलाई 2023 से पहले हो जाना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। मतलब इस डेट के बाद अगर आपको मिलता है वो सर्टिफिकेट, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेके अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। तो अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस, date of birth as record in the matriculations or secondary examination certificate only will be accepted for the determining the age on the subsequent request for change will be considered और ग्रांटेड। तो यहाँ पर आपका जो एज लिमिट है वो आपका मैट्रिकुलेशंस या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसी सर्टिफिकेट में जो आपका एज दिया गया है, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसी एज के हिसाब से यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आपका सब्सिक्वेंट जो रिक्वेस्ट होता है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अलग हो गया या फिर 10th सर्टिफिकेट में अलग हो गया, बट आपका मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट वाला आपको सबमिट करना है, ऐसा नहीं होगा, आपका 10th सर्टिफिकेट वाला ही आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है, नो एज रिलैक्सेशन वुड बी एबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसीज। मतलब यहाँ पर जितने भी जो रिजर्वेशंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो अगर अनरिजर्व पोस्ट में अगर अप्लाई करते हैं, जैसे कि किसी वैकेंसी में किसी पोस्ट में आपका एक ही वैकेंसी है, वो है आपका अनरिजर्व का, ठीक है। उस पोस्ट के रिगार्डिंग अगर किसी कैंडिडेट अप्लाई करता है जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट्स को SC ST से माना नहीं जाएगा, उसको सिर्फ UR ही माना जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप अप्लाई ही कर रहे हैं UR कैटेगरी के लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो SC ST कैटेगरी को आपका 5 ईयर्स, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स, PWBD कैंडिडेट्स के लिए आपका 10 ईयर्स। ये आपका जनरल कैंडिडेट का, जो जनरल मतलब अनरिजर्व कैंडिडेट से अगर कोई PWBD कैंडिडेट्स होता है उनके लिए 10 ईयर्स का छूट दिया जा रहा है। और PWBD कैंडिडेट्स प्लस SC ST, मतलब कोई SC ST कैंडिडेट PWBD कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 15 ईयर्स का, और OBC कैंडिडेट के लिए आपका 13 ईयर्स का। मतलब OBC कैंडिडेट वो PWBD कैंडिडेट्स होना चाहिए, तभी आपका 13 ईयर्स का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर छूट भी दिया गया है, जैसे कि आपका रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय के लिए छूट दिया जाता है, जैसे कि ग्रुप A और ग्रुप B पोस्ट में ऑलरेडी या मतलब इस टाइम पे अभी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर्स, और जो ग्रुप C में जॉब कर रहे हैं उनके लिए 40 ईयर्स तक का छूट दिया गया है, ठीक है। वही सेम जो OBC कैंडिडेट होंगे उनके लिए प्लस 3 ईयर्स, मतलब वही 8 ईयर्स का, और यहाँ पर आपका 43 ईयर्स तक, ठीक है। सेम SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स, और आपका जो ग्रुप C पोस्ट होल्डर होंगे उनके लिए 45 ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे PGI MER चंडीगढ़ के, उनके लिए भी 10 ईयर्स का यहाँ पर छूट दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपका छूट दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा 5 ईयर्स का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कंडीशंस ऑन सीकिंग एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर्स बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर जो कंडीशंस है वो दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा, वो कंडीशन होने से ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो PDF से आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आपको ज़रूरत होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आपका जो OBC कैंडिडेट्स होंगे मस्ट बी इंश्योर दैट दे हैव द वैलिड OBC सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम 1 आपका अप्रैल 2023 टू द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशंस ऑनलाइन एप्लीकेशंस, दैट इज इफ आपका 13 जुलाई 2023। मतलब आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद से आपका 13 जुलाई 2023 के अंदर ही होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तभी आपका माना जाएगा ये सर्टिफिकेट। तो जिस कैंडिडेट को अप्लाई करना है जो OBC बिलोंग करते हैं
तो उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अपना जो सर्टिफिकेट है वो अप टू डेट कर लीजिए, तभी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस रहते हैं EWS कैंडिडेट्स, उनके लिए कुछ कंडीशन दिया रहता है, जो सर्टिफिकेट जो निकालते हैं वो लोग, तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सेम आपका जो PWBD कैंडिडेट्स है उनके लिए भी बताया गया है, ठीक है। तो ये आप PDF से देख लीजिएगा। ये सब मैं स्किप करके जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हाँ, यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसीड्योर, आपका एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया है, तो कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी अलाउ फॉर अपीयर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी अंडर। तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी का भी दिया गया है, कितना क्वेश्चंस आएंगे, कितना मार्क्स रहेंगे, कितना टाइम रहेगा हर एक मतलब पेपर का, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए टोटल जो MCQ रहेंगे, मतलब टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो है 85, और आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 85 मिनट का रहेगा, और आपका जो मार्क्स रहेगा वो है आपका 85। और जो ग्रुप ए पोस्ट होता है इनके लिए इंटरव्यू रखा जाता है, और ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू तो अभी बंद कर दिए हैं, तो सिर्फ ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपका इंटरव्यू है जो कि 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो ग्रुप बी और ग्रुप सी जो पोस्ट है, इन पोस्ट के लिए आपका टोटल जो MCQ क्वेश्चंस होंगे वो है आपका 100 क्वेश्चंस, और आपका ड्यूरेशंस रहेगा आपका 100 मिनट्स का, और मार्क्स जो रहेगा आपका 100। और इस पोस्ट, दोनों पोस्ट के लिए मतलब कैटेगरी के लिए कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो मार्क्स आ जाता है वो है 100। तो यही है आपका मतलब क्वेश्चंस का मतलब पैटर्न, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो जिस कैंडिडेट को मतलब लगता है कि हिंदी में आप एग्ज़ाम देंगे, ये आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए, तो आप मतलब ये माइंड पे रखिए कि आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बताया गया है कि जितने भी आपका क्वेश्चन सही करेंगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स का आपको डिडक्ट किया जाएगा आप एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही दीजिए, ताकि आपका जो मार्क्स है वो घट ना जाए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर स्कीम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है, तो ये PDF में देख लीजिएगा। जब आपका एडमिट आ जाएगा तो आप ये PDF देख के आप मतलब पढ़ लीजिएगा कि क्या कंडीशंस रखा गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर कुछ स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, मतलब सिलेबस जो है उसके बारे में बताया गया है, तो इतना और मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को पूरा PDF पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मैं शेयर करके रखा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके आप PDF देख सकते हैं। बाकी आगे जो है आपका जो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। बट